2025 की शुरुआत से अब तक की हेडलाइंस देखकर ऐसा लगता है जैसे हर दिन एक नया सदमा लेकर आया है। सोशल मीडिया पर हम सब ने वो पोस्ट जरूर देखा होगा कि जिंदगी जो है वो कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जो कहना है कह दो, जो करना है कर लो, जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हो वो सब कर लो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दुर्घटनाएं हैं? इन दुर्घटनाओं की जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? क्या किसी इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक न्यूज़ बुलेटिन या ब्रेकिंग है? कभी भगदड़, कभी एयर क्रैश, कभी गिरता पुल या कभी बस एग्जिस्ट कर रहे लोग। हर बार की कहानी जरूर अलग थी, लेकिन उन सब लोगों के हाथ आई तो बस मौत। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हादसे हुए क्यों, बल्कि ये भी है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है। शुरुआत करते हैं 15 जून को हुए केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश से। तो केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। माना जा रहा है कि हादसे की वजह खराब मौसम और कम विजिबिलिटी रही। पुलिस ने हेलीकॉप्टर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, क्योंकि उन पर मौसम की स्थिति जांचे बिना उड़ान भरने का आरोप है। ये पिछले 40 दिनों में चारधाम यात्रा के दौरान हुआ 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर बारी ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ जांच और निलंबन ही समाधान है? इतना ही नहीं, 15 जून की शाम को महाराष्ट्र के पुणे में एक पुल कोलैप्स होने की भी खबर आई, जिसमें जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक 4 लोगों के मरने की खबर है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पुणे के कलेक्टर ने बताया कि जिस पुल पर हादसा हुआ वो पहले से ही असुरक्षित घोषित किया गया था। इसके बावजूद वहां पर करीब 100 लोग मौजूद थे और ज्यादातर लोग जो थे वो सेल्फी लेने में व्यस्त थे। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी गई है, जो ये देखेगी कि क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई या फिर जो नियम कानून है उनका पालन किया गया या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ब्रिज पहले से ही पता था कि वो डेंजरस है, तो वहाँ पे इतने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया गया? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बोर्ड लगा देना काफी है? महाराष्ट्र में ही 9 जून को लोकल ट्रेन से 13 पैसेंजर्स गिर गए थे, जिस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई लोकल वहां का लाइफलाइन माना जाता है। खुद सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 20 सालों में 51,000 लोगों की लोकल ट्रेन में मौत हुई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। GRP के आंकड़ों के हिसाब से मुंबई की रेलवे ट्रैक पर हर दिन 7 लोगों की मौत होती है। इस दुर्घटना के बाद ये अनाउंसमेंट हुई कि लोकल ट्रेन में अब ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस रेलवे लाइन को मुंबई का लाइफलाइन कहा जाता है, उसमें ऐसी दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं है। उसके बाद भी ऐसे उपाय जो है वो इतनी देरी से क्यों होते हैं? और अभी तो फिलहाल अनाउंसमेंट ही की गई है। अब देखना यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है। उसके बाद 12 जून को महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात राज्य के अहमदाबाद में एक बड़ा हवाई दुर्घटना हुआ, जिसमें जो लोग प्लेन में सवार थे 242 में से 241 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी बोइंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। बोइंग के ही एक एम्प्लॉय ने लास्ट ईयर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर कई सवाल उठाए थे। हालांकि अभी इस मामले की जांच जो है वो चल रही है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये क्रैश क्यों हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी लोग उस प्लेन में सवार थे 242, उसमें से 241 लोगों की जो है वो जान चली गई है। अभी भी वहाँ पे अहमदाबाद में हॉस्पिटल में जो परिवार के लोग हैं, उन 241 परिवार के लोग वो लगातार जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब उनके फैमिली मेम्बर की जो बॉडी है वो उनको दी जाएगी। उससे पहले 4 जून को बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 3 जून को IPL का फाइनल मैच था, जिसमें 17 साल बाद RCB को पहली बार जीत मिली। जीत का जश्न मनाने टीम बेंगलुरु पहुंची और वहां पर स्टैम्पेड हुआ। इस मामले की भी जांच जो है वो चल रही है। पुलिस कह रही है कि उन्होंने विक्ट्री रैली की जो परमिशन थी वो नहीं दी थी। अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस वजह से वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया। जांच चल रही है, लेकिन उन परिवारों को क्या, जिनके लोग बस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पर गए हुए थे। लेकिन इस साल का ये इकलौता स्टैम्पेड का मामला नहीं था। जनवरी में 29 जनवरी के दिन प्रयागराज के कुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद भी जांच के आदेश दिए गए। हादसे के 4 महीने बाद जून में BBC ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पेश की, जिसमें BBC ने क्लेम किया है कि मरने वालों की जो संख्या है वो 82 या उससे भी ज़्यादा है। कुंभ की शुरुआत में उससे रिलेटेड कई प्रचार, कई एडवर्टाइजमेंट जो थे वो चलाए गए थे कि लोगों को वहां पर आना चाहिए, इस भव्य आयोजन में शामिल होना चाहिए। लेकिन उन्हें वहां जाने की जो सज़ा थी वो ये मिली कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके बाद 16 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें भी जाँच के आदेश दिए गए। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ जो थी वो कुंभ में जाने वाले लोगों की थी।
हर बार ऐसी दुर्घटना के बाद जांच के आदेश देना और सालों साल जांच चलना, कभी रिपोर्ट सामने आती है कभी नहीं आती है, ये बस अब एक पैटर्न सा बन गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद हुआ पहलगाम अटैक। 22 अप्रैल को कई टूरिस्ट पहलगाम घूमने गए थे और वहां पर आतंकी हमला हो गया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सुरक्षा पर कई सवाल उठाए गए। हालांकि 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें रक्षा मंत्री ने बताया कि एटलीस्ट 100 आतंकी जो थे वो इस ऑपरेशन में मारे गए। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक टेंशन भी देखने को मिली थी। लेकिन एक सवाल अभी भी है, वो ये कि अभी भी वो 5 आतंकी नहीं पकड़े गए हैं। डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस आतंकी हमले में 5 आतंकी शामिल थे, जिसमें कि 3 पाकिस्तान से थे। विपक्ष इसीलिए लगातार बीजेपी पर जो है वो सवाल उठाता रहा है और सिक्योरिटी को लेकर इस टेरर अटैक के बाद केंद्र सरकार पर कई सवाल उठे हैं। तो लोग घूमने गए हों या फिर अपनी टीम का जश्न मनाने के लिए या फिर अपनी श्रद्धा के लिए या फिर बस मंडे मॉर्निंग को वो लोकल ट्रेन से ऑफिस जा रहे हों, उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर क्यों बना? क्यों नए बदलाव के लिए दुर्घटना का इंतजार किया जाता है? क्यों बाद में बस कह दिया जाता है कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ जो थी वो आ गई और वो बेकाबू हो गई? क्यों इसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं होती? लोगों से भी मेरी एक शिकायत जरूर है, वो ये कि आप जो है ऐसी भीड़ वाले इलाकों पे जाते ही क्यों हैं? क्योंकि आपको तो पता है जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसका जवाबदेही जो है वो कोई नहीं लेता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि किस वजह से हुआ, और आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि लोग ही वहां पर ज्यादा इकट्ठा हो गए। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, जो केदारनाथ वो 2 साल का बच्चा गया था, जिसके परिवार के लोग वहां पर बस उसे दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे, उसकी क्या गलती थी? उस परिवार की क्या गलती थी जो बस अपनी श्रद्धा के लिए दर्शन मात्र करने के लिए वहां जा रहे थे? तो इस वीडियो को मैं बस एक क्वेश्चन से ही खत्म करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसका जिम्मेदार कौन है?